सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर 5 है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स चैप्टर का। इस चैप्टर में हम लोग इस लेक्चर में पर्टिकुलरली हम देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, जिसमें मल्टीप्लिकेशन बहुत कॉम्प्लेक्स सा था, उससे रिलेटेड हम एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स है यहाँ पे A, जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, एंड आपके पास दूसरी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है p क्रॉस b। ये एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है m बाय n, एंड एक मैट्रिक्स है B जिसका ऑर्डर है p बाय q। तो अगर आपको मल्टीप्लाई करना है A इंटू बी, तो इसके लिए एक कंडीशन थी। पहले आपको फिजिबिलिटी चेक करने की, मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं फिर मल्टीप्लाई नहीं होंगे। उसके लिए ये कंडीशन थी, अगर A पहले है तो A का कॉलम देखना है, A का कॉलम है n, एंड B बाद में तो B का देखना है हमें रो, तो n इक्वल्स टू P होना चाहिए। ये एक कंडीशन है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तब जाके ये मल्टीप्लाई पॉसिबल हो पाएगा। सिमिलरली अगर हमें मल्टीप्लाई करना है B डॉट A, मतलब B पहले एंड A बाद में, तब इस कंडीशन में B पहले है तो हमें पहले वाले का कॉलम देखना है मतलब कि Q, एंड दूसरे वाले का हमें रो देखना है मतलब कि M, तो Q इज इक्वल्स टू M। ये हमारी कंडीशन है। अगर हमें ए बी मल्टीप्लाई करना है तो ये कंडीशन है, बी ए मल्टीप्लाई करना है तो ये कंडीशन है। इसके एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ए बी के केस में जो हमारे जो रिजल्टेंट आएगा, सपोज सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी, तो हमारा जो सी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होगा, ए में हमारा एम बचा है तो यहाँ पे आपका एम क्रॉस एंड यहां से आपका क्यू क्यू। तो ये आपका सी जो मैट्रिक्स, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी, उसका ऑर्डर ये होगा m क्रॉस क्यू, m क्रॉस क्यू, ये होगा c का। एंड सपोज इसका आपको इसको आपने बोल दिया कि d, b डॉट a इज इक्वल्स टू d, तो जो मैट्रिक्स है d उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले b पहले लिखा है तो b का हम b की रोज लेंगे, तो यहाँ पे p, एंड उसके बाद हमने क्या लिखा है a, तो a के कॉलम मतलब कि n, p क्रॉस n, ये आपका हो गया d का ऑर्डर। तो ऐसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हम फिजिबिलिटी चेक करते हैं, एंड जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आने वाली है उसका ऑर्डर हम ऐसे निकालते हैं। इसके बाद हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई हम रो बाय कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे कि इसमें मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले हमें फिजिबिलिटी चेक कर लेगी वो फिजिबल है भी या फिर नहीं। उसके बाद हमने देख लिया कि ऑर्डर क्या होने वाला है जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। उसके बाद हम देखते हैं रो बाय कॉलम मैट्रिक्स, रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन, रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन। देखो, जो मैट्रिक्स पहले लिखी है उसकी रो लेंगे, एंड जो मैट्रिक्स बाद में लिखी है उसका कॉलम लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऐड करते हुए चले जाएंगे। अगर ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है एंड ये भी कोई आपके पास मैट्रिक्स है, अभी कुछ एलिमेंट्स नहीं लिखे हैं, एंड सपोज कि इनके ऑर्डर इस तरह से हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फिजिबल है, तो आपको क्या करना है, पहले इसकी रो लेनी है एंड इसका कॉलम लेना है। इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई प्लस इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई प्लस इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई, तो ये आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का एक एलिमेंट बन गया। सिमिलरली आप इसको फिर इससे, फिर इसको इससे, और यहाँ पे सारे एलिमेंट्स आपके बनते चले जाएंगे। अब एनसीईआरटी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा हमने मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ा था। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, कोई एक नंबर है उसको मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करना चाहिए, वो हमने देखा था। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं हमारे। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको रब करते हैं, एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बुक में, उसे चेक कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ए इक्वल्स टू 2/3 एंड 1 5/3। ये आपकी फर्स्ट रो है। सेकेंड रो है आपकी 1/3 2/3 एंड 4/3, 2/3 एंड 4/3। देन आपकी जो थर्ड रो है उसके एलिमेंट्स है 7/3, 2, एंड जो लास्ट एलिमेंट है वो है 2/3। ये आपकी एक मैट्रिक्स गिवन है ए, एंड ऐसे ही आपकी दूसरी मैट्रिक्स गिवन है बी, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2/5, देन 3/5 एंड 1। ये आपकी फर्स्ट रो है। जो आपकी सेकेंड रो के एलिमेंट है वो है 1/5,
2/5 एंड 4/5 एंड 4/5, ये आपका सेकेंड रो है। एंड थर्ड रो के एलिमेंट है आपके 7/5, 6/5 एंड लास्ट में आपका 2/5। ये आपके दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ए एंड बी। क्वेश्चन में बोला है फाइंड करने को बोला है हमें 3x 3a, यहाँ पे a नाम है मैट्रिक्स का, तो 3a माइनस 5b हमें ये फाइंड करने को बोला गया है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले इसमें हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 3a कैलकुलेट करेंगे। 3a कैसे करेंगे? हमें a गिवन है, हम 3a लिखेंगे। 3a इक्वल्स टू, आपको पूरा प्रॉपर स्टेप कर लिखना पड़ेगा। पहले आपको यहाँ पे 3 लिखना है, उसके बाद आप यहाँ पे पूरी मैट्रिक्स लिखोगे, फिर अगले स्टेप में जो स्टेप मैं लिखने जा रहा हूँ वो करोगे। अगले स्टेप में क्या करना है? अगले स्टेप में 3 को आपको मैट्रिक्स के अंदर लेके जाना है। एंड सिंस सबके जो डिनोमिनेटर है उसमें 3 है, तो 3 सबसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 2 हो गया, फिर वहां पे आपका 1 एंड इंटू 3, तो मतलब यहाँ पे 3 हो गया आपका। फिर 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 5, यहाँ पे भी 1 2 4 7 6 एंड यहाँ पे आपका 2। ये आपका 3a का आंसर हो गया। सबके अपॉन में 3 था, इसलिए 3 से 3 कैंसिल हो गया सबका। इस केस में एंड इसमें अपॉन में 3 नहीं था, इसलिए ये एज इट इज 3 मल्टीप्लाई हो गया। एंड सिमिलरली हम 5b भी कैलकुलेट करेंगे। 5b में एक फायदा है कि हमारे पास b वाले जो मैट्रिक्स है उसके सब में डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 है, तो 5b की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 3 5 एंड यहाँ पे हमारे पास आई 1 2 4 7 6 एंड 2। तो हमने ये दोनों वैल्यूज निकाल ली। सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना था, हमने 3a निकाला, उसके बाद हमने 5b निकाला। अब हम इन दोनों की जगह वैल्यू रखेंगे ये दोनों, एंड फिर हम कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेंगे अपना फाइनल रिजल्ट। अब इसमें हमें जो हमने सीखा था, क्या कहते हैं, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे 3a की वैल्यू आपकी 2 3 5 1 2 4 एंड 7 6 2 7 6 एंड 2। ये आपकी 3a की वैल्यू है, माइनस आपकी 5b की वैल्यू है 2 3 एंड 5, फिर है 1 2 4 एंड 7 6 2। तो ये चीज देख रहे हो आप, दोनों मैट्रिक्स सेम है। 2 माइनस 2 यहाँ पे आपका 0, फिर 3 माइनस 3 0, फिर सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, इसलिए 0 बनता चला जाएगा। एंड आपका फाइनल आंसर आ गया एक 0। ये 0 नहीं है, ये 0 मैट्रिक्स है। ये 0 मैट्रिक्स बोल सकते हो या फिर नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स 0 हैं। तो ये हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन था। हमारा जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उसका क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में दे रखा है एंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह के एक दो क्वेश्चंस और हैं, इससे लास्ट वीडियो में भी मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे इस टाइप के, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो एनसीईआरटी में से। हाँ, तो अभी हमने डिस्कस करा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5th। एनसीईआरटी की जो सेकंड एक्सरसाइज है आपकी मैट्रिक्स की, उसका क्वेश्चन नंबर 5th हमने डिस्कस किया। अब एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक में दे रखा है एनसीईआरटी में। क्या क्वेश्चन है? हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 एंड 4 3 4 5 एंड 4 5 6। एक ये मैट्रिक्स है। एंड हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स कौन सी है? ये है 1 -3 5 0 2 4 0 2 4 एंड 3 0 5 3 0 5। ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है एंड हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? फिजिबिलिटी चेक करनी है। इसका क्या ऑर्डर है? 3/3 की ये मैट्रिक्स है एंड 3/3 की ये मैट्रिक्स है। इसका कॉलम एंड इसकी रो सेम होनी चाहिए, सेम है। एंड जो रिजल्ट आने वाला है, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आने वाली है, उसका ऑर्डर क्या होगा? ये 3 यहाँ पे लिखेंगे 3 एंड फिर ये वाले जो 3 है क्रॉस 3। तो देखो फिजिबिलिटी कैसे चेक करी हमने? इसका सबसे पहले जो मैट्रिक्स लिखी है उसका कॉलम एंड जो बाद में मैट्रिक्स लिखी है उसकी रो, दोनों इक्वल हुई, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आने वाली है उसका ऑर्डर हमने कैसे लिखा? इसका पहले वाले का रो, दूसरे वाले का कॉलम, दोनों को साथ में करके लिख दिया, वो हो गया रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सबसे पहले
हमको पता है कि ये ऑर्डर है तो इसमें 9 एलिमेंट्स होने वाले हैं। तो हम पहले रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले रो फिर कॉलम, पहले रो एंड कॉलम। तो हमने कैसे मल्टीप्लाई करा, हमें A11 निकालना है पहले, A11 कैसे निकालेंगे, मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। रो किसकी लेंगे, जो पहले लिखी हुई है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो A11 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 3 12। तो हमारे पास A11 की वैल्यू आ गई 14। सिमिलरली A12 की वैल्यू हम निकालेंगे, A12 इक्वल्स टू A12 है तो मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। कॉलम हमेशा फर्स्ट रो हमेशा फर्स्ट वाले का एंड सेकंड कॉलम हमेशा सेकंड वाले का। तो फर्स्ट रो 2 एंड सेकंड कॉलम ये वाला, तो 2 इंटू -3 मीन्स -6 प्लस 3 इंटू 2 विच इज 6, फिर मल्टीप्लाई 4 इंटू 0 प्लस 0 विच इज 0 एंड जो लास्ट एलिमेंट होगा वो A13 है फर्स्ट रो का, मतलब फर्स्ट रो हमेशा फर्स्ट वाले की, इसकी फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 5 इंटू 2 10 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 4 यहाँ पे 12 एंड लास्ट में 5 इंटू 4 यहाँ पे 20। तो आपका आंसर आ गया 42। नाउ नेक्स्ट रो में आए तो A21 हमें निकालना पड़ेगा। A21 कैसे निकलेगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू 3 15। यहाँ पे आपका आ गया 18। नाउ इसके बाद हमें निकालना है A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। एक सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा, ठीक, फिर सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, ठीक चल रहा है अभी तक। सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू -3 विच इज -9, नाउ 4 इंटू 2 विच इज 8, नाउ 5 इंटू 0 0, द आंसर इज -1। A22 का भी आंसर हमारे पास आ गया। नाउ A23 कैसे निकलेगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम मीन्स 3 इंटू 5 15 प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस 5 इंटू 5 25 मीन्स ये आपका आ गया 56 आ गया। नाउ थर्ड रो A31 मतलब कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 4 इंटू 1 4 प्लस 5 इंटू 0 0 प्लस 6 इंटू 3 18। यहाँ पे आपका A31 आ गया 22। नाउ A32 निकालना है हमें एंड A33 निकालना है, तो इसको थोड़ा जल्दी से करके निकाल लेते हैं। A32 मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 4 इंटू -3 -12, फिर 5 इंटू 2 विच इज 10 एंड लास्ट में 6 इंटू 0 विच इज 0। तो यहाँ पे आपका -2 आ गया। नाउ A33 कैसे निकलेगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 4 अगेन 20 एंड 6 इंटू 5 विच इज 30। तो ये आपका हो गया 70, यहाँ पे आ गया 70। तो ये हमने 9 के 9 एलिमेंट्स कैलकुलेट कर लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से। नाउ अब हम इसे रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो हमने बनाई है 3x3 ऑर्डर की, उसमें हम सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। देखो A11 था हमारे पास 14 लिख लिया, A12 था हमारे पास 0, यहाँ पे आ गया 0, नाउ 42, देन 18 -1, ये वाला -1 A22 एलिमेंट, A23 है 56, देन A31 है 22, A32 इज -2 एंड A33 इज 70। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ये आ गया। हमने कैसे करा, पहले रो उठाई फिर कॉलम एंड मल्टीप्लाई करते चले गए। ये वाला एलिमेंट कैसे आया, इसको इससे मल्टीप्लाई एंड फिर ऐड करा, इसको इससे मल्टीप्लाई एंड ऐड करा तो ये एलिमेंट आया एंड सिमिलरली सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आते चले गए। ये आपका एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन है मेरे ख्याल से,
एंड आप इसको एक्सरसाइज में देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अगर क्वेश्चन आएंगे तो इससे हायर ऑर्डर के नहीं आएंगे, क्योंकि आपके बोर्ड में 3x3 से ऊपर के क्वेश्चन नहीं आने वाले बोर्ड में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का भी यूज है एंड इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज होने वाला है। आपको ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े बहुत फॉर्मूले ऑलरेडी पता होने चाहिए अगर वो क्वेश्चन आपको करना है तो। बहुत ईजी फॉर्मूले हैं, वो आपको अभी क्वेश्चन सॉल्व करते करते याद हो जाएंगे एंड उसकी ट्रिक भी बताऊंगा क्या है। तो हमें बता रखा है क्वेश्चन में कि एक फंक्शन है f(x) विच इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स है यहाँ पे cos x माइनस sin x 0, देन यहाँ पे sin x एंड यहाँ पे cos x 0 एंड देन 0 0 1। ये हमें गिवन है एंड हमें प्रूफ करना है दैट f(x) डॉट fy इक्वल्स टू f(x) प्लस y। हमें ये चीज प्रूफ करनी है। सबसे पहले तो f(x) हमें f(x) दिया हुआ है, fy कहाँ से आएगा? इस f(x) में x की जगह y रख दो तो वो fy बन जाएगा, उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। देन हमें ये प्रूफ करना है कि वो f(x) प्लस y के इक्वल होने वाला है। तो सबसे पहले हम LHS सॉल्व करेंगे। LHS में हमारे पास f(x) है ही हमारे पास एंड हम fy निकाल लेंगे डॉट fy। तो हमारे पास f(x) की क्या वैल्यू है? cos x, फिर यहाँ पे माइनस sin x एंड 0, देन sin x cos x 0 एंड 0 0 1। fy के लिए हमारे पास बस x की जगह x की जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ हम y लिख देंगे। तो यहाँ पे cos y माइनस sin y 0, sin y cos y 0 एंड 0 0 1। ये हमारे पास f(x) डॉट fy आ गया। अब हमें इसका रिजल्ट निकालना है, हमें प्रूफ करना है कि वो इसके इक्वल होने वाला है। नाउ हम पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। हमें बताइए कि अब ऑर्डर इसका ऐसा है कि 3x3 की मैट्रिक्स ये है एंड 3x3 की मैट्रिक्स ही ये है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा बहुत ईजीली, क्योंकि कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसका कॉलम इसकी रो दोनों इक्वल हैं एंड जो ऑर्डर आने वाला है रिजल्टेंट मैट्रिक्स का उसका ऑर्डर है 3x3, उसका भी ऑर्डर होने वाला है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला एलिमेंट रो बाय कॉलम चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट आएगा cos x एंड cos y, cos x cos y। इसको माइनस, इसको फिर मल्टीप्लाई करा प्लस, क्योंकि ये माइनस का है तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे cos x cos y माइनस sin x sin y हो जाएगा एंड फिर 0 से 0 मल्टीप्लिकेशन, उसको लिखने का कोई फायदा है नहीं, 0 ही आएगा लास्ट में। नाउ यहाँ पे हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया। सेकंड एलिमेंट कैसे लिखेंगे? सेकंड एलिमेंट लिखेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मीन्स cos x एंड माइनस sin y विच इज माइनस cos x sin y एंड देन माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि इसका माइनस है उसकी वजह से माइनस आ रहा है, वैसे यहाँ पे प्लस होता है sin x cos y, sin x cos y एंड लास्ट में फिर इसको अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको 0 से मल्टीप्लाई करा 0 एंड इसको 0 से मल्टीप्लाई करा 0, तो यहाँ पे 0। तो हमारा फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हो गए। सिमिलरली हम सेकंड रो के भी जल्दी से लिख लेते हैं। sin x cos y प्लस cos x sin y, ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट हो गया सेकंड रो का। इसके बाद हम आएंगे A22 पे, मतलब A22 है सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस sin x sin y एंड cos x cos y प्लस का cos x cos y। लास्ट एलिमेंट यहाँ पे 0 होगा एंड फिर जो लास्ट मैट्रिक्स है उसको भी ऐसे ही करेंगे 0, फिर 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा सारे एलिमेंट्स, फिर सिमिलरली सेकंड वाला भी 0 आएगा एंड लास्ट में यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया। अब हमें यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए
नहीं तो हम इस रिजल्ट तक, अपने इस रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें ऊपर का बोर्ड रब करना पड़ेगा। तो देखो ये तो हमें प्रूफ करना है, इसे एज इट इज रहने देते हैं एंड एफ एक्स को रब कर देते हैं, इसको भी रब कर देते हैं। हमारे पास एफ एक्स डॉट एफ वाई का रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। तो देखो ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है, इसको एक बार क्लियरली लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास एफ एक्स डॉट एफ वाई का रिजल्ट, एफ एक्स डॉट एफ वाई का जो रिजल्ट आया है वो ये है कि कॉस एक्स कॉस वाई, एक सेकेंड इसको यहीं से अब कंटिन्यू कर लेते हैं इसके आगे, एफ एक्स डॉट एफ वाई। अब देखो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ये जो लिखा है ये किस चीज का फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ पहले। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी। ये आपका कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ये वाला। तो अगर इस यहाँ पे हम x एंड y रखें तो हमें क्या ये फॉर्मूला मिल रहा है कॉस x प्लस वाई। मतलब कि यहाँ पे अगर a होता, यहाँ पे b होता एंड यहाँ पे भी a होता, यहाँ पे b होता, तो क्या ये फॉर्मूला बन जाता है एज इट इज। तो हम यहाँ पे कॉस a प्लस बी की जगह क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस x प्लस वाई, क्योंकि अगर हम कॉस x प्लस वाई को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास यही आएगा कि कॉस x कॉस वाई माइनस साइन x साइन वाई। तो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में करके यहाँ पे लिख दिया, हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करा, उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला ऑलरेडी पता होना चाहिए था। उसके बाद अब हम अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें, इस वाले में से हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक, तो हमारे पास क्या बचा ब्रैकेट में कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई। तो हमारे पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन बी। सिंस हमने माइनस कॉमन ले रखा है तो माइनस बाहर हो गया, एंड अगर इसमें अगर हम ए और बी की जगह एक्स एंड वाई रखें तो ये सिमिलरली यही चीज बन जाएगी। तो इसको भी हम इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई, ठीक, एंड यहाँ पे जीरो था तो इसको जीरो को एज इट इज लिख दिया। नाउ इसको भी हम इस फॉर्मूले से अगर कंपेयर करें तो इसको भी हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई, ठीक, इसको हमने इस फॉर्मूले से कंपेयर करा। इस क्वेश्चन के लिए बेसिकली आपको बस ये दो फॉर्मूले, एक ये वाला एंड एक ये वाला फॉर्मूले दोनों पता होने चाहिए, तो उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। नाउ ये भी सेम इसकी तरह ही है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो इसको भी हम कॉस एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। बाकी तो हम जीरो एंड फिर जीरो जीरो एंड वन, ये आपकी एक मैट्रिक्स बन गई। नाउ हमारे पास स्टार्टिंग में क्या कौन सी मैट्रिक्स गिवन थी, हमारे पास एफ एक्स जो गिवन था वो था कॉस एक्स फिर साइन माइनस साइन एक्स देन जीरो। तो क्या हम बोल सकते हैं कि हमने x की जगह x प्लस वाई लिख दिया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई, ऐसे लिख सकते हैं इसको। जो फंक्शन था, फंक्शन तो यही था ना कि यहाँ पे कॉस है एंड कोई वेरिएबल है, यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो एंड जीरो जीरो वन, ये हमें एफ एक्स की वैल्यू गिवन थी। अगर हमने x की जगह x प्लस वाई रख दिया तो हम उसको एफ एक्स प्लस वाई बोल सकते हैं। एंड हमने अभी अभी देखा कि ये इक्वल्स टू है एफ एक्स डॉट एफ वाई के, तो हमारा LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ हो चुका है। ये हमारा फाइनल आंसर, हमने ये प्रूफ कर दिया, ये हमें प्रूफ करना था। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट था, एक ये वाला फॉर्मूला एंड एक ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमने कैसे कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले हमें जो एफ एक्स गिवन था उसमें हमने एफ एक्स की जगह वाई रखा, फिर हमने एफ एक्स डॉट एफ वाई कैलकुलेट करा, फिर इन दोनों फॉर्मूले को यूज करके हम इस पर्टिकुलर रिजल्ट तक पहुंचे। एंड इस रिजल्ट के बाद हमने ये कंक्लूड कर दिया कि अगर हम एक्स प्लस वाई को कोई वेरिएबल, यहाँ पे कोई वेरिएबल ही रखना है तो हम एक्स प्लस वाई रख दिया, एंड ये फंक्शन एफ है तो हमने एफ एक्स प्लस वाई इसको बोल दिया, एंड दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो ये आपका जो प्रूफ था वो प्रूफ हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी में, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दोनों का यूज करना पड़ेगा, प्लस माइनस हर चीज का यूज होने वाला है उस क्वेश्चन में। तो देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके पास एक मैट्रिक्स है ए,
A इज इक्वल्स टू, क्या मैट्रिक्स गिवन है, 3 माइनस 2 एंड 4 माइनस 2, 3 माइनस 2 एंड 4 माइनस 2, ये हमें मैट्रिक्स गिवन है। एंड हमें गिवन है क्वेश्चन में, एक तो A गिवन है एंड हमें ये चीज गिवन है कि A स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ए, के एक आर्बिट्री कांस्टेंट है माइनस 2i, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हमें फाइंड करना है, फाइंड के, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, देन ए हमें गिवन ही है एंड आई, यहाँ पे आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सिंस ए 2/2 की मैट्रिक्स है तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 की लेनी पड़ेगी। तो हम ए स्क्वायर पहले निकालते हैं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए डॉट ए, यहाँ पे आ गया आपका 3 माइनस 2 4 एंड माइनस 2, फिर से ए मैट्रिक्स लिख ली क्योंकि ए इंटू ए करना है हमें, 4 एंड माइनस 2, तो ए स्क्वायर हमारा क्या आ गया रिजल्ट, 3 इंटू 3 9 एंड माइनस 2 इंटू 4 9 माइनस 8, ये आपका आ गया फर्स्ट एलिमेंट। फिर सेकेंड एलिमेंट क्या आया, माइनस 6 एंड यहाँ पे आपका प्लस 4। सिमिलरली जो आपका थर्ड एलिमेंट है वो आया 12 एंड माइनस 8, 12 माइनस 8 एंड जो लास्ट एलिमेंट है वो आया आपका माइनस 8 एंड प्लस 4। तो ये आपके रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गई, यहाँ पे आपका 1 माइनस 2 4 एंड आपका यहाँ पे माइनस 4, ये आपका ये मैट्रिक्स बन चुकी है, ए स्क्वायर का आंसर आपके पास आ चुका है। तो हम इसको एक जगह साइड में लिख लेते हैं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 1 माइनस 2 4 माइनस 4, ये हमारे पास ए स्क्वायर का आंसर आया है। कैसे निकाला, इसको इससे मल्टीप्लाई करा फिर उसको इससे, तो ये आंसर हमारे पास ए स्क्वायर का आ गया। नाउ अब हम इस साइड आते हैं, इस साइड वाले पोर्शन में हमें के ए दे रखा है, के कोई कांस्टेंट है तो के ए क्या हो जाएगा, के ए इक्वल्स टू के, एंड यहाँ पे हमने मैट्रिक्स लिख ली 3 माइनस 2 4 एंड माइनस 2, एंड इसका आंसर हो गया हमारे पास, के हम अंदर ले आए, कोई कांस्टेंट है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने सीख रखा है, 3k माइनस 2k देन 4k एंड माइनस 2k, यस ये हो गया। अब हमारे पास RHS में क्या है, के ए माइनस 2i, तो के ए में से हम 2i माइनस करेंगे, इसमें से 2i माइनस करना है हमें, मीन्स 3k देन माइनस 2k 4k माइनस 2k, ये हमारे पास के ए की वैल्यू है माइनस 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट सारे 1 हो एंड बाकी के एलिमेंट्स 0 0, 2/2 की मैट्रिक्स लेनी है हमें डायगोनल वाली, एंड हम 2 को अंदर ले जाएंगे तो हम यहाँ पे 1 की जगह 2 हो जाएगा, जहाँ पे 0 है वहाँ पे 0 ही रहने वाला है, तो इसको हम यहाँ से 2 अंदर ले जाते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 2 0 0 2। नाउ ये दोनों आपस में गिवन है कि ये इक्वल है, ए स्क्वायर जो कि ये है विच इज इक्वल टू के ए, ये ए की वैल्यू है, के हमने मल्टीप्लाई करा अंदर एंड 2i, 2 को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, वो तो एज इट इज रहने देते हैं एंड यहाँ पे लिख लेते हैं 3k, नाउ 3k माइनस 2 ये है, नाउ माइनस 2k ये हो गया एंड यहाँ पे 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4k एंड वहां भी 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4k यहाँ 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंड माइनस 2k एंड माइनस 2, तो ये आपका RHS आ गया एंड आपने LHS निकाल रखा है, माइनस वहां पे 1 माइनस 2 4 एंड माइनस 4। नाउ हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो हम किसी भी इन चार में से हम किसी को भी इक्वेट कर लेंगे, हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रखा है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे इक्वल होंगे, सबसे पहले तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसमें इक्वल है, दोनों 2/2 की मैट्रिक्स हैं, एक ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा एंड ये फोर्थ, तो 4 एलिमेंट इसमें 4 एलिमेंट उसमें, ऑर्डर सेम है, तो हम किसी भी एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देंगे। लेट्स से हमने इसे इक्वेट करते हैं, तो 3k माइनस 2 इक्वल्स टू 1, 2 इस साइड आ गया तो 3k इक्वल्स टू 3 एंड k इज इक्वल्स टू 1, हमारे पास k की वैल्यू जो है वो आपकी 1 आ चुकी है।
अगर आपको चेक करना है कि आंसर सही है या नहीं, हम इसको किसी और इक्वेशन से सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे लास्ट वाली इक्वेशन से सॉल्व करके देखते हैं। -2k -2 विच इज इक्वल टू, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -4। -2 इधर आया तो यहाँ पे -4 + 2 विच इज -2 एंड यहाँ पे -2k है। यहाँ से भी k इक्वल्स टू 1 आ रहा है। इट मीन्स जो हमने आंसर निकाला है वो एकदम सही निकाला है। हमने दो जगह से चेक कर लिया कि एक आंसर 1 आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। इस तरीके के आपके और भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, जिसमें उसमें भी आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी बहुत आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। क्या है क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए इज अ मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू 0 - tan α/2, यहाँ पे tan α/2 एंड यहाँ पे 0। ये एक मैट्रिक्स गिवन है ए, एंड हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि i+1 i + a इक्वल्स टू i - a, एंड यहाँ पे एक मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है? cos अल्फा - sin अल्फा एंड sin अल्फा cos अल्फा। एंड गिवन है I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये चीज हमें गिवन है, ये A गिवन है, I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ऑफ कोर्स अगर A 2/2 की है मैट्रिक्स तो I भी हमें 2/2 की लेनी पड़ेगी, एंड ये चीज हमें प्रूफ करनी है। नाउ इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम RHS निकालेंगे, LHS निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करके देखेंगे कि वो इक्वल आ रही है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे I + a निकालते हैं। I हमने क्या लेना है? I लेना है हमने 2/2 की मैट्रिक्स, तो यहाँ पे 1 0 0 एंड 1, ये हमने I ले लिया। तो हमारे पास I + a क्या आएगा? दिस इंप्लाइज I + a इक्वल्स टू, I + a करेंगे तो यहाँ पे 1 + 0 1, 0 + दिस -tan α/2, 0 + दिस, यहाँ पे आ गया आपका tan α/2, एंड देन 1 + 0 इज 1। तो ये आपका I + a का आंसर आ चुका है। नाउ हम I - a का आंसर निकालेंगे, एंड जो भी आंसर निकलेगा उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एंड उसके बाद कुछ चेंज करके फॉर्मूला यूज करके हम इसको इसके इक्वल लाने की कोशिश करेंगे। अगर वो इक्वल आ गया तो हमसे प्रूफ हो गया, नहीं आया तो हमको दोबारा से करना पड़ेगा, क्योंकि ये दिया हुआ है हमें। I - a निकालेंगे हम, I - a इज इक्वल्स टू 1 - 0 1, 0 -tan of α/2 विच इज पॉजिटिव tan α/2। कैसे किया? यहाँ पे हमने दिस माइनस दिस करना था, तो ये ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। नाउ 0 - tan α/2 विच इज -tan α/2 एंड 1 - 0 इज 1। ये हमारे पास I - 1 की वैल्यू आ गई। इसमें हमको किसका मल्टीप्लाई करना है? इस चीज का मल्टीप्लाई हमें करना है, cos अल्फा -sin अल्फा देन sin अल्फा एंड cos अल्फा। हमें अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ फॉर्मूले यूज करके इस चीज के इक्वल लेके आना है। तो पहले I + a की वैल्यू एक साइड में लिख लेते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई करके कुछ फॉर्मूले जुगाड़ उगाड़ करके हम इसको आंसर लाने की कोशिश करेंगे। देखो रब कर लेते हैं इसको पूरे को, इसकी जरूरत अब नहीं है। I + a क्या आया था हमारे पास? 1 -tan α/2, यहाँ पे आपका tan α/2 एंड यहाँ 1। ये आपका I + a आया है विच इज RHS, एंड हमें ये अब ये मल्टीप्लाई करना है एंड कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला वगैरह निकाल के RHS एंड LHS दोनों को इक्वेट करना है। ये भी रब कर लेते हैं, जिसकी भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले मल्टीप्लाई कैसे होगा? मल्टीप्लाई हम इधर लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे होगा? 1 × cos अल्फा विच इज cos अल्फा प्लस tan α/2 इंटू sin अल्फा, tan α/2 इंटू sin अल्फा
ये हमारे पास एक फर्स्ट एलिमेंट है सिर्फ. नाउ दिस रो एंड दिस कॉलम माइनस साइन अल्फा नाउ प्लस tan अल्फा अपॉन 2 and multiplied by cos alpha. Now this row and this column, ये आपका एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, माइनस tan अल्फा बाई 2 डॉट cos अल्फा प्लस sin अल्फा. ये आपके पास थर्ड एलिमेंट आ गया. एंड फोर्थ एलिमेंट क्या है, माइनस tan अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस sin अल्फा विच इज पॉजिटिव sin अल्फा एंड tan अल्फा बाई 2. ठीक. एंड जो लास्ट में हमारे पास 1 इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा. तो हमारे पास एक ये मैट्रिक्स आ गई मल्टीप्लाई करने के बाद. इसमें हमें अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करने हैं एंड हमें उस रिजल्ट तक पहुंचना है. नाउ सबसे पहली चीज हम इसे यहां से हटाते हैं एंड अब उसको ओपन करते हैं इस वाले को, इसलिए थोड़ा और ओपन होगा. कैसे ओपन होगा, जो है tan अल्फा बाई 2 है, हमने पढ़ रखा है कि tan इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस. तो इसको अब हम tan को साइन और कॉस में ब्रेक कर लेंगे. तो कैसे करेंगे, ये तो आई यहाँ पे लिखा रहने देते हैं एज इट इज. यहाँ पे cos अल्फा एज इट इज है, cos अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 कैसे आएगा, साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन cos अल्फा अपॉन 2. ये आपका tan अल्फा बाई 2 का आंसर है. एंड यहाँ पे साइन अल्फा एज इट इज, साइन अल्फा. इसमें भी सिमिलरली ऐसे ही करेंगे, माइनस साइन अल्फा एज इट इज लिखेंगे प्लस tan अल्फा बाई 2 को फिर से वैसे ही साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2. एंड cos अल्फा था साथ में, cos अल्फा एज इट इज. एंड चारों के साथ हम ऐसे ही कर लेंगे, माइनस साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन cos अल्फा अपॉन 2 एंड साथ में था cos अल्फा एंड देन प्लस साइन अल्फा. एंड जो लास्ट एलिमेंट है इसमें भी ऐसे ही कर लेंगे, साइन अल्फा हमारे पास दे रखा है एंड tan अल्फा बाई 2 को हम ब्रेक कर लेंगे, साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन cos अल्फा अपॉन 2. नाउ लास्ट में बचा हमारे पास प्लस cos अल्फा. तो हमने साइन अल्फा अपॉन 2 एंड cos अल्फा अपॉन 2 में ब्रेक कर लिया. एंड जहां जहां ब्रैकेट है वहां पहले tan अल्फा अपॉन 2 था, ये वाली वैल्यू. अब इसके आगे बढ़ते हैं. ये जो ऊपर का है इसे रब करते हैं, अगले स्टेप पे जाते हैं. अगला स्टेप क्या होने वाला है, अगला स्टेप होगा कि अब सबके नीचे वो एलसीएम लेके एंड मल्टीप्लाई कर लेंगे. cos अल्फा अपॉन 2, इसके पूरे के नीचे cos अल्फा अपॉन 2 हम लेंगे, cos अल्फा अपॉन 2. नाउ पूरे के नीचे cos अल्फा अपॉन 2 आ गया, तो इसके नीचे यहाँ पे हमें cos अल्फा अपॉन 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये हो गया cos अल्फा एंड cos अल्फा अपॉन 2 प्लस साइन अल्फा अपॉन 2. हमारे पास ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट. हमने फर्स्ट एलिमेंट को ऐसे ब्रेक करा है. कैसे करा है, हमने एलसीएम ले लिया cos अल्फा अपॉन 2, तो हमारे पास ये आ गया cos अल्फा एज इट इज मल्टीप्लाई cos अल्फा बाई 2 फिर प्लस साइन अल्फा बाई 2 तो था ही अपॉन में cos अल्फा बाई 2. सिमिलरली इसके साथ भी हम ऐसे ही करेंगे, माइनस साइन अल्फा cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 एंड यहाँ पे cos अल्फा होल अपॉन cos अल्फा अपॉन 2. ये भी हो गया. एंड इसके बाद हम इस वाले पे आते हैं. इस वाले में भी हम एलसीएम लेंगे. यहाँ पे आपका साइन अल्फा cos अल्फा अपॉन 2, आपका यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन अल्फा अपॉन 2 एंड यहाँ पे cos अल्फा होल अपॉन cos अल्फा अपॉन 2. ये एक एलिमेंट हो गया. एंड जो लास्ट में एलिमेंट है वो क्या होगा, साइन अल्फा अपॉन 2 प्लस cos अल्फा अपॉन 2. हमें ये चार एलिमेंट मिल चुके हैं इस मैट्रिक्स में.
अब बस एक स्टेप का और है, इसके आगे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसके आगे का जो फॉर्मूला है आपने आपको फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी। ये 4 फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए, बहुत बेसिक फॉर्मूला है। जैसे कि इसमें हम यूज करेंगे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो देखो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगर हम ए एंड बी की जगह अगर इस पर्टिकुलर केस को देखें, अगर हम बोलें कि ए इक्वल्स टू अल्फा एंड बी इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 2, अगर इस पर्टिकुलर केस को ध्यान में रखते हुए हम ये चीज कंक्लूड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा अपॉन 2 प्लस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा अपॉन 2। तो अब इसको ध्यान से देखो एंड इसको इसके न्यूमरेटर को ध्यान से देखो, ये दोनों इक्वल हैं। तो हम इस पूरे की जगह हम ये चीज लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो हमने क्या लिखा, कॉस अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2 होल अपॉन कॉस अल्फा बाय 2। ये ऑलरेडी था क्वेश्चन में। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी साइन वाले फॉर्मूले की। साइन वाले फॉर्मूले कैसे पड़ेगी, हमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पेस इसको एज इट इज ध्यान देते हैं, ऊपर रब कर देते हैं। साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एंड अगर हमें इससे मैच करना है इस चीज को, तो हम यहाँ पे अगर बोलें कि a इक्वल्स टू अल्फा एंड b इज इक्वल्स टू अल्फा बाय 2 एंड हम यहाँ पे अगर सारी वैल्यूज लिखें तो हमारे पास आ गया साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू साइन a विच इज साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा कॉस साइन अल्फा बाय 2। तो हमने इस फॉर्मूले में a की जगह अल्फा रखा, b की जगह अल्फा बाय 2 रखा। इसको रब कर देते हैं तो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं वो अलग से लिखे आ जाएंगे। ये दोनों फॉर्मूले हैं बेसिकली। हाँ, तो इसके बाद अब साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला ये आ गया। बट एक चीज इसमें देखनी है कि इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे तब जाके ये फॉर्मूला आएगा। इसमें हम माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया तो क्या आ गया, माइनस कॉमन लेने के बाद माइनस कॉमन लिया, साइन अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2। ये चीज आपकी माइनस कॉमन लेने के बाद फॉर्मूला बनेगा। तो हमने इसमें से माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय 2 बन गया। यहाँ से प्लस में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बचेगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा बाय 2 यहाँ पे बच गया एंड अपॉन में तो था ही कॉस अल्फा बाय 2। नाउ ये वाला सेम फॉर्मूला ये वाला ये है सेम फॉर्मूला ये। तो इसकी जगह हम साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 लिख सकते हैं, साइन अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2 होल अपॉन कॉस अल्फा अपॉन 2। एंड ये वाला भी हमने जस्ट अभी देखा, ये फॉर्मूला है साइन अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा बाय 2 विच इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2। तो हमारे पास फॉर्मूले का यूज करके इतने बड़े को हमने इतने से में लिख दिया। अब बस एक स्टेप बाकी है एंड उसके बाद आपको अपना जो प्रूफ है वो दिखने लग जाएगा इसमें। ये फॉर्मूले एंड ये ऊपर की मैट्रिक्स रब करते हैं एंड जल्दी से क्वेश्चन अब फिनिश करते हैं, बहुत टाइम से सॉल्व कर रहे हैं इसे। नाउ कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 क्या होता है, 1 माइनस हाफ होता है। तो सिमिलरली अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 अल्फा बाय 2 होगा। तो कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 इज कॉस अल्फा बाय 2 अपॉन में थाई कॉस अल्फा माइनस 2। ठीक, सिमिलरली साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 इज साइन अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2। ये आपका एंगल है। यहाँ पे साइन अल्फा बाय 2, अल्फा में से अल्फा बाय 2 माइनस करा एंड अपॉन में आपका कॉस अल्फा बाय 2। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही हो गया, कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 इज कॉस अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2। अब देखो कॉस अल्फा बाय 2 से कॉस अल्फा बाय 2 कैंसिल, कॉस अल्फा बाय 2 से कॉस अल्फा बाय 2 कैंसिल।
अब इसकी भी जरूरत नहीं है हमें, अब बस आंसर आने ही वाला है। देखो cos अल्फा बाई 2 से cos अल्फा बाई 2 कैंसिल, हमारे पास 1 आ गया। sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 इज tan अल्फा बाई 2। सिंस ये नेगेटिव है तो यहाँ पे हम माइनस साइन लगा देंगे। यहाँ भी sin अपॉन cos है तो यहाँ पे tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा, एंड यहाँ भी ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये बन गया 1। ये हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? ये हमने स्टार्ट किया था i माइनस ए, एंड यहाँ पे एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया था विच इज cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा cos अल्फा। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था एंड हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। बट अब ये क्या है? ये तो इसके इक्वल है ना, 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 एंड 1। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं आई प्लस ए। आपका आर LHS में आई प्लस ए आ चुका है, एंड RHS में अगर देखें तो ये इक्वल है आई माइनस ए। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, मल्टीप्लाइड बाय cos अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड cos अल्फा। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी बाहर के कॉन्सेप्ट का यूज होता है वहां पे बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं, वो क्वेश्चन उनको हार्ड लगने लगता है। बट बस 2 फॉर्मूले की बात थी, अगर वो 2 फॉर्मूले आपको आ रहे होते तो आप ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे अपने आप। अब कुछ आगे के क्वेश्चंस देखते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों? क्योंकि जो नया एग्जाम पैटर्न है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ के साथ करना भी जरूरी है। इसमें कुछ एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एंड कुछ उसमें से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बुक है उसमें से क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, मतलब वो पूरी लैंग्वेज से नहीं लिख रहा क्वेश्चन की, बट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास मैट्रिक्स है गिवन, बुक में गिवन है, हाँ एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स है एक्स का ऑर्डर दे रखा है हमें 2/n। सिमिलरली y एक मैट्रिक्स है एंड एक मैट्रिक्स है z, एक मैट्रिक्स है w एंड एक मैट्रिक्स है p। हमारे पास y का जो ऑर्डर है, y का ऑर्डर क्या है? y का ऑर्डर है 3/k। z का क्या ऑर्डर है? z का ऑर्डर है हमारे पास 2/p। ये स्मॉल p है एंड ये कैपिटल p है, ध्यान रहे। w का जो ऑर्डर है, w का ऑर्डर क्या है? w का ऑर्डर है n/3, एंड जो लास्ट में p का ऑर्डर है, p/k। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे पहले तो एक py प्लस wy ये ऑपरेशन हो रहा है। नाउ इसके लिए हमें पूछा गया है कि हमारे पास n, k, p इन तीनों की वैल्यूज क्या क्या होनी चाहिए जिसके लिए ये चीज डिफाइन हो पाए। तो हमारे पास जो गिवन है वो है x का जो ऑर्डर है वो ये है 2/n, y का ऑर्डर है 3/k, z का ऑर्डर है 2/p एंड w का जो ऑर्डर है वो है n/3 एंड p का ऑर्डर है, जो p मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है स्मॉल p/k। हमें क्या बताना है कि n, k और p की कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए जिसके लिए ये चीज डिफाइन हो। हमारे पास इसमें ऑप्शन भी दे रखा है। ऑप्शन ए कौन सा है? ऑप्शन ए है कि k इज इक्वल्स टू 3 एंड p शुड बी इक्वल्स टू n। सेकेंड ऑप्शन क्या दे रखा है? सेकेंड ऑप्शन है k इज आर्बिट्रेरी एंड p इज इक्वल्स टू 2। थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन इज p इज आर्बिट्रेरी शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंड k इज इक्वल्स टू 3। एंड फोर्थ ऑप्शन इज k इक्वल्स टू 2 एंड p इज इक्वल्स टू 3। हमें वैल्यू बतानी है n, k और p की, जिसके लिए ये जो चीज हो रही है, मतलब पहले p और y का मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर w y का मल्टीप्लाई हो रहा है, लास्ट में दोनों का सम हो रहा है, जिसके लिए ये जो चीज हो रही है वो डिफाइन हो जाए। एंड ये हमारे पास ऑर्डर गिवन है, हमें इन तीनों की वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है काफी। सबसे पहले तो हम p और y को देखेंगे, p एंड y। p का ऑर्डर क्या है? p का ऑर्डर है p क्रॉस k, मतलब स्मॉल p क्रॉस k, एंड y का हमारे पास ऑर्डर है 3 क्रॉस k। तो हमें सबसे पहले क्या चीज पता करनी है कि ये मल्टीप्लाई तभी हो सकती है जब k एंड यहाँ पे जो y का रो है वो दोनों इक्वल हो, विच मीन्स k इज इक्वल्स टू 3।
k इक्वल्स टू 3 होनी चाहिए। किस लिए? p और y की मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब इसका कॉलम एंड इसकी रो आपस में इक्वल हो, विच मीन्स k इक्वल्स टू 3। नाउ k की वैल्यू हमें पता चल गई क्या है 3। हमें n और p का के बारे में बताना है, कुछ जजमेंट देनी है n और p के बारे में। कैसे देनी है? अब w और y का देखना है। w का ऑर्डर है n क्रॉस 3 एंड y का ऑर्डर है 3 क्रॉस k। तो मतलब डब्ल्यू वाई का मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है क्योंकि इसका 3 एंड इसका 3 मैच हो रहा है, एंड जो रिजल्टेंट आएगा डब्ल्यू वाई उसका ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस k, ये उसका रिजल्टेंट हो जाएगा। बट w ये रहा एंड y वो रहा, ठीक। अभी ये दोनों एडिशन कब पॉसिबल है? जो हमारा पी वाई मैट्रिक्स आएगी, पी वाई मैट्रिक्स जो आएगी, पी वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? p क्रॉस k प्लस डब्ल्यू वाई जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है n क्रॉस k। तो हमें k की वैल्यू हमें मिली चुकी है, k की वैल्यू है 3। बट अब यहाँ पे p और n आपस में इक्वल होंगे तभी एडिशन पॉसिबल हो पाएगी। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन के लिए जो ऑर्डर है वो इक्वल होना चाहिए। तो हमारे पास k की वैल्यू 3 आ चुकी है एंड p और n आपस में इक्वल होने चाहिए, तो ये वाला आंसर आपका सही है। हमें सिर्फ ऑर्डर के बेसिस पर जज करना था कि पहले मल्टीप्लिकेशन ये वाली फिजिबल है या नहीं, उससे हमें एक चीज की वैल्यू पता पड़ गई। उसके बाद फिर हमें ये दोनों के बीच में देखना था एंड फिर ओवरऑल ऑर्डर देखना था। नाउ जो आज का लास्ट क्वेश्चन या फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वो उसे सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो अभी तक हमने एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के मैक्सिमम अच्छे क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू 0 0 5 0 5 0 एंड 5 0 0। ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, आपको बताना है कि A इज क्या होगा। आपके पास पहला ऑप्शन है स्केलर, दूसरा ऑप्शन है डायगोनल, थर्ड ऑप्शन है आपके पास आइडेंटिटी, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपको बताना है ए किस टाइप की मैट्रिक्स है। ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वाले जो पार्ट हमने कवर किया था लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 में, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है। तो स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? स्केलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स सारे इक्वल होते हैं एंड बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो होते हैं। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स सारे इक्वल है एंड सारे जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो जीरो है। बट ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जो डायगोनल की बात होती है वो ये वाली डायगोनल होती है, ये वाली पर्टिकुलरली डायगोनल की बात होती है। इस वाले डायगोनल की बात आपसे कोई नहीं करेगा, ना अभी ना आप जब आगे बीटेक वगैरह में जाओगे वहां भी आपसे सिर्फ इस डायगोनल की बात होगी। तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस वाले डायगोनल में सारे एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। अब अगर डायगोनल मैट्रिक्स में देखें तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स में होता है कि डायगोनल पे बस एलिमेंट्स होंगे एंड उसके अलावा हर जगह 0 0 होगा। तो ये डायगोनल भी नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल पे 1 1 1 होते हैं एंड बाकी जगह 0। तो यहाँ पे तो 5 है, इस वाली डायगोनल पे 1 1 1 होता है एंड यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तो ये बिल्कुल आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। तो ऑप्शन बचा ये, इसका ऑर्डर 3/3 है, तो ये सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यार ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जो हमने अभी तक मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट जो हमने यूनिट कवर की है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करी है। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर कोई क्वेरी है या फिर कोई फीडबैक देना, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। इस लेक्चर के नोट्स एंड प्रीवियस जितने भी लेक्चर है उन सबके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो लाइक नहीं करी तो वीडियो लाइक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।